जैसा ताऊ ने कभी बताया और अजीज़ मियाँ ने फरमाया, आदमी है बेनज़ीर। विलियम शेक्सपियर इसी बात को हेमलेट में बेनज़ीर महिला कहते है, हैं। ये बात आप गलत कह रहे हैं और वो हमारे बीच नहीं है। तो हेमलेट में विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि आदमी क्या कमाल की कृति है, कई मायनों में फरिश्ते की तरह है। उसके पास इमोशंस हैं, लॉजिक हैं, बुद्धि और विवेक है। उसने गगनचुंबी इमारतें बनाई, उसने खूबसूरत पिरामिड बनाए, समंदर की गहराई से लेकर चांद की सतह तक को नापा। अपनी अनगिनत शामें, अपनी अधजगी रातें, अपनी अंकुरित सुबहें उसने कला, विज्ञान और अदब के हवाले कर दी। लेकिन अगर वो वाकई इतना पहुंचा हुआ है तो फिर वो किसी की हत्या क्यों कर देता है? सिर्फ उसके पुरखों ने ऐसा किया था इसीलिए, या इसलिए तो नहीं कि उसके मन में ये भरम बैठ गया है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो भी नहीं बचेगा जैसे उसके पुरखे नहीं बचे। हत्या की जड़ में आक्रमण अधिक है या असुरक्षा अधिक है? हम कभी नहीं जान पाते या कभी कह नहीं पाते कि ये क्यों किया। बहुत मुश्किल है ये कह पाना कि आदमी को मार क्यों देता है। शुरू कर रहे हैं तीन ताल का 110वां एपिसोड कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। जय हो जय हो जय हो जय हो। और आज पहले ये सूचना, मतलब कि आप जब देख रहे होंगे तो आपको ये देख के, ये पहला अगर वीडियो देख रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा, ऑडियो से भी शायद समझ में आ जाए कि बहुत अरसे बाद ये हुआ है कि हम तीनों में से एक स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं और वो ताऊ हैं। ताऊ अपने घर पर हैं और इंटरनेट कॉल के माध्यम से हमें जुड़े हुए हैं, तो हम उनको लैपटॉप पर सामने देख रहे हैं, वो हमें दिख रहे हैं। पीछे बढ़िया किताबों की एक अलमारी है और ताऊ स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं घर पे। बिल्कुल अस्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। ये मुझे, लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम के दिनों में जब तीन ताल हम किया करते थे, हालांकि उसमें तीनों ही हम लोग घर पे होते थे, उसकी याद दिला रहा है। लेकिन अभी बड़ा ट्रिकी है कि हम दो लोग स्टूडियो में हैं और एक जूम से जुड़े हैं। नहीं, इसलिए हम आज स्टूडियो से कहे कि कर लिया जाए, क्योंकि कम से कम दो की आवाज़ जो है बेहतर क्वालिटी में होगी। नहीं, क्योंकि पूरा ही फिर वो डाउन हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत फ्लक्चुएशन है अभी इंटरनेट का, तो इसलिए हुआ कि नहीं तो हम कल भी दफ्तर ही आते रिकॉर्ड करने। वैसे भी हमको कल आना ही है। तो ताऊ जो है ये एकदम सही कह रहे हैं कि अस्वस्थ का लाभ ले रहे हैं वो। अस्वस्थ होने के लिए वो घर से काम करने का लाभ उनको मिल रहा है। स्वास्थ्य का मेरी लाभ तमन्ना नहीं थी मिलता है। मैं आज आ जाता। मुझे लगभग मैंने मन बना लिया था कि मैं आ ही जाऊंगा। फिर मैंने कहा बाबा अगर ऑफिस में है तो फिर बहुत भड़केंगे, इसलिए छोड़ ही दो यार। अब कल हम इनके गोल में रस्सी बांध के आए ना, क्योंकि कल बाबा मेरे साथ थे तो वो जरूर भड़केंगे कि ये क्या है, ये क्या बला है, क्यों किया ऐसा। तो मैंने कहा रहने दो। अच्छा, इस हफ्ते मतलब आप खबर देख ही रहे हैं कि आज इस हफ्ते तो एक ही खबर छाई हुई है, आफ्ताब पूनावाला वाली। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि थोड़ा सा इसको और आगे ले जाके आज अपन तीन ताल यहीं से शुरू करें कि एक ना वेब सीरीज़ भी है ताऊ, उसका मैंने जिक्र भी किया है, ब्रीद नाम से। अभिषेक बच्चन है उसमें, प्राइम पे आई थी। तो पहले माधवन था, फिर अभिषेक बच्चन भी आ गए। हाँ, वो दो हैं। तो जो अभिषेक बच्चन वाली है उसमें वो उनको एक सीरियल किलर, जो एक्चुअली बाद में पता चलता है कि उन्हीं का ही स्प्लिट पर्सनैलिटी है, एक वो टास्क देता है जिसमें वो 10 लोगों की बारी बारी से हत्या करवाना चाहता है उनसे। पर वो ये कहता है कि वे अपनी हत्या की वजह खुद बने और हर एक व्यक्ति के लिए आपको उनकी एक कमज़ोरी है, एक इमोशन, उसका इस्तेमाल करना है। तो कोई एक सरदार जी हैं जिनकी कमज़ोरी है गुस्सा, कोई एक हैं जिनकी कमज़ोरी है घमंड। तो ऐसे सबका इस्तेमाल, और फिर बाद में वो 10 सिर का प्रतिनिधि हैं वो सारे 10 इमोशंस। तो अभिषेक बच्चन करते भी हैं ऐसा कि उसके उस इमोशन को इन्वोक करके, प्रोवोक करके वो उसको हत्या के कुएं में धकेलते हैं। मैं ये सोच रहा था कि जैसी इंसानी नवैयत हो गई है, अगर आपको, मुझे, बाबा को ये टास्क दे दिया जाए कि तुम्हें किसी आदमी को कन्विंस करना है एक मर्डर के लिए, मतलब अपने नहीं, अपने किसी के भी एक मर्डर के लिए, तो वो कितना आसान होगा। उसके सामने ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात पैदा कर देना कि वो खुशी खुशी राज़ी होकर के या मजबूरी में मर्डर कर दे। नहीं, पहले तो हमको कन्विंस करना पड़ेगा कि हम उसे कन्विंस करें।
हाँ मतलब और हम तो कन्विंस होंगे नहीं। तो ये थोड़ी सी टेढ़ी लकड़ी है। दूसरा क्या है ना, जो हफ्ते भर की खबर है और जो अभिषेक बच्चन का वृत्तांत है, उन दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। ये जो है, जो व्यक्ति है जिसने आफताब, जिसने अभी अपने साथ रह रही लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी, और अभिषेक बच्चन का जो दृष्टांत है उसमें फर्क है। एक प्रवृत्ति से हत्यारा है और एक परिस्थिति से हत्यारा है। हाँ हाँ। ये प्रवृत्ति से हत्यारा है कि नहीं, ये तब साबित होगा जब ये एक से अधिक मर्डर कर चुका होगा और उनके पीछे कोई पैटर्न होगा डिफाइंड। ज़रूरी नहीं कि दूसरे मर्डर से भी आप किसी कंक्लूजन पर निकल सकें कि नहीं इसका एक पैटर्न है। तो इसका जो मामला है ना, वो बिल्कुल वहीं पे पहुंचाता है कुलदीप, जहां पे आप बात कर रहे थे कि हत्या में क्या मायने रखता है, भय मायने रखता है या हिंसा मायने, आक्रमण, अटैक, एग्रेशन मायने रखता है, आक्रमण या असुरक्षा, आक्रमण या असुरक्षा। और मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, लेकिन हर हत्या के पीछे कथा वही है। जैसे युद्ध में आपको लगता होगा कि लोग आक्रमण करके मार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। युद्ध में हत्या के पीछे का मूल कारण भय होता है। आप सामने वाले सिपाही को नहीं मारोगे तो उसकी गोली आपको मार देगी। हाँ। आप सामने वाले की गर्दन नहीं काटोगे तो उसका भाला आपका सीना चीर देगा। तो दरअसल जहां आक्रमण हो रहा है वो दरअसल भय का युद्ध है। वही मतलब जैसे वो इंस्टिंक्ट, अपनी राज सत्ता को खो देने का भय, अपनी सीमा को खो देने का भय, अपने प्राणों को खो देने का भय, अपने राजा को, अपने सेनापति को, अपने सिस्टम को, अपनी व्यवस्था को, सत्ता को खो देने का भय। ये सारे के सारे भय एक आक्रमण के लिए प्रेरित करते हैं। लगता क्या है कि दो तरफ से आक्रमण हो रहा है। सिपाही कहते भी हैं आक्रमण, लेकिन वो दरअसल भय की हत्या है। उसका आक्रमण केवल उसका प्रकटीकरण है। कई जगहों पे भय नहीं होता है। वो स्थितियां वो होती हैं जहां पे आप जो प्रोफेशनल किलर्स हैं उनकी कथा देखते हैं, जो सुपारी लेकर के या किसी और कारण से, किसी ने कहा इसको मार दीजिए हम आपको पैसा देंगे, तो वो पैसा है, पैसा लेकर के वो हत्या कर रहा है। उस व्यक्ति जिसकी वो हत्या करने जा रहा है वो व्यक्ति जानता भी नहीं है इन्हें। जो विक्टिम है वो मर्डरर को जानता भी नहीं है। वहाँ इमोशन इन्वॉल्व नहीं है, वो तो कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं, तो उसमें भय का कोई ऑप्शन नहीं है। वो शुद्ध रूप से प्रोफेशनली उसको कर रहा है। तो वहां पे उसके पास केवल एक कॉज है, प्रोफेशनल कॉज है। ये एक तीसरे तरह का कारण है। आक्रमण की हत्या जो होती है वो ऐसे होती है कि एग्रेशन है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने एग्रेशन को, तो आप लिमिटलेस एग्रेशन जो है वो सामने वाले को खत्म कर देता है। वहाँ पे कई बार भय नहीं होता है। जैसे हमने कुछ कहानियाँ पढ़ी कि 11 साल के बच्चे को पीटते पीटते उसने रोटी चोरी की थी, उसको मार दिया। वहां पे कोई उस 11 साल के बच्चे से भय नहीं है, लेकिन आपका एग्रेशन एक लूप में जा चुका है जहां पे उसमें कोई स्पीड ब्रेकर नहीं लग रहा है। आप उसको 4 हाथ मार के भी छोड़ सकते थे, लेकिन आप उसको 40 हाथ मारते रहे और आप मारते ही रहे। वो मर गया फिर भी आप उसे मारते रहे। तो ये एग्रेशन का लूप है। कई बार हिंसा में ऐसा पाया जाता है कि भय से ज्यादा एग्रेशन जो है ना वो कई बार आपको दिखाई देता है। जैसे भय वाला आदमी मार के खुद कल्टी होने की कोशिश करेगा, दुख में जाएगा, शांत हो जाएगा, सोचेगा कि ये क्या हुआ है, अब मैं इसके बाद क्या करूं। एग्रेशन वाला आदमी हिंसा में कई बार आप पाएंगे कि एक गोली से मारने के बाद भी उसको चैन नहीं मिलता, वो बार बार गोलियां मार रहा है, वो बार बार चक्कू मार रहा है, वो इस तरह की चीजें कर रहा है। तो ये अलग अलग बिंब हैं। क्रिमिनोलॉजी में आप इसको कभी देखें तो जो क्रिमिनल माइंड है उसमें ये सारे फैक्टर काम करते हैं। वो जो ताऊ जो मैं ब्रीद का जिक्र कर रहा था ना, मतलब जैसे आप ये कई बार जिक्र कर चुके हैं कि सैकड़ों सालों की, हजारों सालों की सभ्यता के बावजूद वायलेंस ना बहुत ही, हम लोग इमोशनली एज पर बैठे हुए हैं सभी लोग, और बहुत आसान है मैनिपुलेट करके किसी के इमोशंस से उसको, अगर उससे मर्डर करवाना है या हिंसा करवा लेना है, क्योंकि वो बिल्कुल वहीं बैठा है जहाँ हिंसा शुरू होती है। तो ये मतलब ये बात यही है या ऐसा हुआ है कि आप ये मानते हैं कि सभ्यता के साथ थोड़ा तो आया है कि वायलेंस को लेकर के, हिंसा को लेकर के जो थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा पुश हो गया है? देखिए, अभी हिंसा लगातार जो है प्राचीन काल, जब से मानव इस धरती पे आया है, वो हिंसा
घटते ही जा रही है। हमको बीच बीच में ऐसा एहसास होता है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पर हिंसक घटनाएं घटती ही जा रही हैं, युद्ध घटते जा रहे हैं, और जो कॉमन प्रॉस्पेरिटी, कॉमन हार्मनी, कॉमन पीस वाला जो मसला होता है, मामला होता है, वो भी बेहतर हुआ जा रहा है। इस केस में मैंने देखा नहीं है, तो मैं जानता नहीं हूं, पर जब भी जिस भी देश में या जिस भी समाज में रैशनल थिंकिंग के लोग नहीं होते हैं और इमोशन पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, वहां पे जो हिंसक होना ना एक इमोशनल एक्ट भी है, वो रैशनल एक्ट कभी भी नहीं होता एक्चुअली। तो अगर आपने ऐसे लोग आपके हाथ में आ गए जो रैशनली थिंक नहीं करते, जो क्रिटिकल नहीं हुए सोच विचार में अपनी, जो बातों में आ जाते हैं, उससे आप हिंसा करवा सकते हैं और सामूहिक हिंसा करवा सकते हैं। पर इस केस में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ज्यादा शॉक जो है लोग हो गए हैं, शायद मर्डर से नहीं हुए हैं, मर्डर के बाद जो कुछ हुआ उससे हुए हैं। पर उसके टुकड़े कर दिए और उसको फेंक दिया, शायद इसी से हम शॉक्ड हुए। ये भी कोई पहली घटना नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी अनगिनत घटनाएं इनफैक्ट है। आप 10 तो अभी अखबारों में आ गई फिर से, है ना? कांड, हाँ, जहां पे कि लोगों ने जिसकी हत्या की उसके शव को नष्ट करने का प्रयास किया। तो ये भी कोई नई बात नहीं है। हम शॉक्ड शायद इसलिए हैं कि दो अलग धर्मों के लोग थे, मारने वाला अलग, मतलब अब से जो है हिंदू हिंदू को मारे तो ठीक है, मुसलमान मुसलमान को मारे तो ठीक है ना? लेकिन किसी से ये एक्सपेक्ट करना, कोई पढ़ा लिखा नौजवान, कि वो मर्डर के बाद सरेंडर ही करेगा, ये भी थोड़ा ज्यादा है। उसको भी, उसने भी अपने बचने के तरीके जितने उसको आते थे उसने सारे आजमाए और लगभग सफल हो गया था। एक दो छोटी सी मिस्टेक तो हर आदमी करता है और उसी से पकड़े जाते हैं लोग, ऐसे ही क्राइम सॉल्व होता है। अभी गाजियाबाद में एक आदमी ने अपने भाई की हत्या कर उसे 4 साल तक अपने घर में दबा के ऊपर चबूतरा भी बना दिया था, लेकिन 4 साल के बाद पकड़ा गया। ऐसे ही पकड़े जाते हैं लोग, और क्रिमिनल्स पकड़े ही जाते हैं जनरली। बहुत कम मर्डर होता है, जैसे आरुषि का हुआ था जिसमें कि किसी को सजा ना हो पाई, है ना? पकड़े तो बहुत सारे लोग गए। पड़ोसियों का बयान है कि वो परचून की दुकान पे सामान लेने नहीं जाता था, ऑर्डर ही करता था ना, ऑर्डर खुद लेने के लिए नीचे आता था। इस तरह की डिटेल्स दे रहे हैं। अब ताऊ एक इनकी कामू की एक लघु उपन्यास उसको कहना चाहिए, पूरा उपन्यास तो नहीं है वो, द आउटसाइडर, है ना? और वो मैंने नहीं पढ़ी है। हाँ, और वो कमाल की है। मतलब उसमें यही है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद में जब उस पर मुकदमा कायम हो रहा है, तो उस मुकदमे में जो लोग गवाही देने के लिए आ रहे हैं, वो उसको क्रिमिनल बनाने के लिए जिस तरह के तर्क गढ़ रहे हैं, वो तर्क बड़े रोचक हैं। जैसे कि इसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उस दिन बैठ के ये कॉफ़ी पी रहा था, ये उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिला था, ये तो ऐसे रहता था, ये तो ऐसे करता था। मतलब हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्रिमिनल इन आवर माइंड्स। और उसके लिए हम फिर अवयव खोजने लगते हैं। जिन चीज़ों की हिंसा में या हत्या में भूमिका नहीं हो, उन चीज़ों को भी कैसे हम हत्यारे का आभूषण बना करके, ताकि ये पुख्ता हो जाए कि नहीं, ये हत्यारा है ही, ये हत्यारा है, से काम नहीं चलता। जिसे शौक बोल रहे हैं लोग कि हम लोग शॉक्ड हो गए, उसमें कुछ लोग शौक भी अपना एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो अपनी अपनी कहानियां जोड़कर, अपने अपने तरीके से देख कर कि बम्बल पे अब हत्यारे ही होते हैं। घर में जो ऑर्डर करे और नीचे खाना ले आए उस पर शक करना चाहिए, है ना? ये बिल्कुल वैसा हो गया है कि जैसे पालतू कुत्ते ग्रेटर नोएडा में हो गए, गुड़गांव में हो गए, दिल्ली में हो गए, कि वो काटते ही हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ कानून बनाया ही जाए, उनको खाना, बाहर के कुत्तों को खाना ना खिलाया जाए, और वगैरह वगैरह, कि आप कुत्तों की रजिस्ट्रेशन करवानी है, इतने रुपए की फाइन हो जाएगी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो। और लिफ्ट में तो कुत्ते काट ही लेते हैं, क्योंकि कुछ कुत्तों ने लिफ्ट में काटा है बच्चों को।
ऐसे ही मालदा में किसी अस्पताल में एक बार बच्चे मरने लगे तो पूरे पश्चिम बंगाल में अस्पताल में बच्चे मरने लगे, फिर हम भूल गए, है ना। एक पुल टूटता है तो फिर कहते हैं लोग कि 90-95 पुल जो है वो जर्जर अवस्था में है और थोड़े दिनों में गिरने ही वाले हैं, फिर भूल जाते हैं। तो चलता रहता है जी। वो इसमें एक और चीज है, अभी 3 एपिसोड पहले ही हम डैमर का जिक्र कर रहे थे, एक सीरीज थी और हमने कहा था कि बहुत देखने लायक नहीं है, अगर क्राइम काफी बर्बर विभत्स टाइप की, विभत्स और ऐसे टाइप का, ऐसे विभत्स कहानी थी उसकी। तो डैमर का भी जो मतलब इसकी जो कहानी अभी तक आई है, देखिए इसकी कहानी अभी तक जितनी लोग जानते हैं सब सूत्रों के हवाले से है। उसमें बयान, इकबालिया बयान के अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको कि हम पुख्ता माने अभी आज की तारीख में। इस पूरे घटनाक्रम के सबूत भी कोई पुख्ता नहीं, मतलब आज जितने सब्सटेंशियल एविडेंस इस मामले में है पुलिस के पास, उसके बेसिस पे आफ्ताब को हैंग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी मर्डर वेपन बरामद नहीं हुआ है, ये प्रूव नहीं हुआ है कि उसने कैसे काटा है, क्या काटा है। अभी जो कुछ भी वो कह रहा है वो सारी चीज़ें डिनाई की जा सकती हैं कोर्ट में और किसी भी चीज़ के लिए कोई पुख्ता साक्ष्य है नहीं। लेकिन डैमर में और जितनी कहानी अभी तक इसकी सुनी है वो मुझे एकदम रेप्लिकेशन जैसा दिखता है। मुझे लगता है कि जो डैमर में मैं देख रहा था, जब से मैंने ये केस सुना है, मैं उस सीरीज़ को दिमाग में रीप्ले कर रहा हूँ और वो केवल कैरेक्टर चेंज हो गया, वो डैमर की जगह पे अब वहाँ पे आफ्ताब आ गया है, क्योंकि उसने लगभग इसी तरह की चीज़ें इस्तेमाल की। आपने जो एक बात की जहाँ से ये चर्चा हम लोगों ने शुरू की, मैं वहाँ पे बस एक बार ले जाना चाहता हूँ और ताऊ से वो सवाल था, ताऊ उसके ऊपर और थोड़ा खुलासा करेंगे भी कि जहाँ से आपने भूमिका बांधी कि इंसान आगे बढ़ते बढ़ते क्या कमाल करता गया है, लेकिन इंसान ने अपने सारे कमालों के बावजूद अपने बेसिक कैरेक्टर को गिव अप नहीं किया है और वो जाने वाला है नहीं, है ना। तो फियर, एंगर, वायलेंस, ये सारी की सारी चीज़ें जो उसकी हैं, या एक्सप्रेशन, बोलना, ध्वनियाँ, शोर मचाना, चिल्लाना, खुश हो तब, दुखी हो तब, कुछ खो गया है तब, कुछ मिल गया है तब, है ना, ये सारे एक्सप्रेशंस उसके गए नहीं हैं। यानी कि आदमी आदमी ही रहेगा ना भैया, आदमी बदलने वाला नहीं है। और उस आदमी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। समय के विकास के साथ साथ इंसान ने हिंसा को, क्रोध को, इन सारी चीज़ों को और सोफिस्टिकेटेड किया है, सोशली एप्रोप्रिएट किया है, गिव अप किसी चीज़ को नहीं किया है। तो वायलेंस का सोशल एप्रोप्रिएशन हुआ है। आदमी कलम से लोगों को मार देता है, आदमी केमिकल मिला के लोगों को मार देता है, आदमी झूठ बोल के लोगों को मार देता है, आदमी खबरें ऐसी फैला देता है कि लोग मरने लगते हैं, आदमी कुछ एक ऐसा तय कर लेता है या ऐसा जनादेश ला देता है जिससे लोग मारे जाने लगते हैं। तो ये सोफिस्टिकेशन आया है, वायलेंस और इवॉल्व हुआ है। मैं पढ़ रहा था कि वायलेंस इज लाइक वीड, खरपतवार या गांजे या भांग के पौधे की तरह है कि अकाल में भी वो उगेगा नहीं। और मैं ये कह रहा हूं कि वो इवॉल्व हुआ है भैया। पहले लोग केवल तलवार से काट रहे थे, ऐसा नहीं हुआ इंसान की पूरी चेतना में कि उसने तलवार बनाने से पहले जिन पत्थरों से जानवरों को या दूसरे लोगों को मारा था उन्हें गिव अप कर दिया। तलवार बनाने के बाद आदमी पत्थर और तलवार दोनों से लोगों को मार रहा था। बंदूक बनाने के बाद उसके पास हो गए 3, है ना, एक पत्थर, एक तलवार, एक बंदूक। फिर उसके पास, अरे इतना बंदूक है बाबा, इतना बंदूक है तो साउथ इंडिया के लोगों को भी दे दो। ये जब भी पढ़ता हूँ मैं, हैक्ड टू डेथ, ये क्या है? ये मतलब गड़ासे से, बुझाली से लोगों को। कल भी कोई बीजेपी का वर्कर था, उसको वो दूसरे का मुंड देखते हैं तो उनको लगता है नारियलम। एक तो शॉर्टेज और इन्फ्लेशन, ये पता नहीं शॉर्टेज के कारण है कि इन्फ्लेशन के कारण है, पर वहां के लोग तो काफी समृद्ध हैं, उनको बंदूक, गोली, ये सब का इस्तेमाल करना चाहिए। बंगाल तो चलो पिछड़ा राज्य है, काटने में थोड़ा स्ट्रगल रहता है ना, काटने में थोड़ा स्ट्रगल रहता है, वो मार के मजा, गोली मार के मजा खत्म हो जाता है ना। ताऊ और नया भी नहीं है ये बहुत ही प्राचीन। मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ जब आदमी इतने पुराने हथियार यूज करता है। नहीं, उसमें क्या है ना, साउथ में हर चीज को बड़ा बना करके सामने रखने की एक प्रवृत्ति है। उसमें उनको क्या लगता है कि ये
मतलब 4-5 सेंटीमीटर एक ट्रिगर को खींच करके किसी को मार दिया पुश करके, तो इसमें मैंने क्या किया? सब तो इक्विपमेंट ही कर रहा है। बांका में क्या है ना कि मतलब उनको लगता है कि हाँ आई एम इन्वॉल्व, मेरे पसीना गिरा है, मेरे छिट्टे पड़े हैं, मैंने हाथ को पूरा घुमाया है, चलाया है, एक्शन इन्वॉल्व है उसमें। हाँ, पर 21वीं सदी में ना, 21वीं सदी में सारा काम टेक्नोलॉजी कर लेती है, तो ये काम भी हम अगर आउटसोर्स कर दें तो, मतलब आउटसोर्स नहीं पर टेक्नोलॉजी से करें तो अच्छा है। चित्र अच्छे नहीं आते अखबारों में भी ना। आप और हम कल ही एक बात कर रहे थे ना चचा की, कि नहीं कानून हाँ, को नहीं मारने देंगे, उसको तो हम ही मारेंगे। हाँ, तो इक्विपमेंट को नहीं मारने देंगे, हम ही मारेंगे। पर बाबा ये सही कह रहे थे कि हथियार जुड़ते गए हैं नए, पुराने वाले कहीं नहीं गए। आदमी अभी भी उसका इस्तेमाल करता है और करता रहेगा। वायलेंस इवॉल्व हुआ है। लिव इन रिलेशनशिप इस पूरे मामले में यही एक लाइन में जोड़ना चाह रहा था। सारी चिरांद हिंसा हुई है, लेकिन अगर ये पति पत्नी की हिंसा होती तो ये खबर इतना तूल ना पाती। एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल में दो मुख्तलिफ मजहबी इदारों के बच्चे जो एक साथ रहते हैं, यंगस्टर्स हैं और लिव इन में रह रहे हैं, तो आप उनका पूरा ताना माना देखिए। और जो अनरेस्ट भी है, जो लोग कह रहे हैं शॉक्ड के पीछे की वजह हम बताते हैं ना कि समाज क्यों शॉक्ड है। ये समाज इसलिए शॉक्ड है क्योंकि उन दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी सोशली एक्सेप्टेबल उनको नजर ही नहीं आता है। वो अलग धर्म के हैं, वो अलग जगहों के हैं, वो अलग तरीके के सोशल एंगेजमेंट पे, जो सोशल एंगेजमेंट है नहीं, वो लिव इन पार्टनर के तौर पे रह रहे हैं। तो समाज के लिए एक एंटी सोशल एलिमेंट के तौर पे ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल उस लड़के की भद्द पीटी आ रही, उस लड़की के बारे में भी क्या क्या नहीं कहा गया है सोशल मीडिया पे कि ये लड़की नहीं होती तो ये परिवार को छोड़ के चली गई, ये करती तो वो करती तो, दुनिया जहान की चीजें। तो पर वो अगर शादीशुदा होते ना, इतने दिनों तक छुपता नहीं। ये तो कहो लेकिन था तो छुप गया, नहीं तो पता नहीं कौन कहां से फोन करके हेलो भाभी जी कैसी हैं आप, अरे भाभी जी फोन क्यों नहीं उठा रही, वो हो जाता है फिर पूरा ना। यहाँ पे क्या था, दोनों उखड़े हुए थे, मतलब लड़की तो उखड़ ही गई थी अपने परिवार से, और दोस्त कितना इंटरेस्ट लेते हैं। तो उस लिहाज से देखो तो ये मतलब मर्डर तो नहीं, मर्डर वो करना चाहता था, किन परिस्थितियों में हुआ मुझे पता नहीं है, पर छुपाना इसको इतने लंबे समय तक आसान हो गया बिकॉज वो लिव इन में थे। अगर मैरिड में होते तो फिर मामला जो है 15 दिन में बड़ा हो जाता। बिल्कुल वो बिल्कुल, मतलब मैं चाह रहा था कि वहीं अपन इस वाले पक्ष पे बात करें कि जो वो जो दो रिश्तों को लेकर के समाज जैसे देखता है ना दकियानुसी, तो उनको एक एग्जाम्पल मिला है, एक मिसाल मिली है कि देखिए इसीलिए लिव इन नहीं करना चाहिए, इसीलिए घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके दूसरे लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए, और ख़ासतौर से दूसरे मजहब के लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए। नहीं, कल ही एक खबर आई है कि मेरे ख्याल से 7 या 11 साल की एक बच्ची है जिसके साथ उसके दादा यानी उसके बाप के बाप और उसके चचा, ये सब लोग लगभग 3 या 4 बरस से उसके साथ लगातार बलात्कार करते आए। अभी 2-4 दिन पहले ही सिमिलर घटना सामने आई है जिसमें कि लगभग वैसा ही मॉडस ऑपरेंडी है कि नहीं, मार करके और बुरी तरह से बॉडी को डैमेज किया गया है। एक मामले में फैसला अभी हम लोगों ने दिल्ली का देखा ही, जिसमें कि 3-4 जो लोग हैं वो बरी कर दिए गए क्योंकि कोर्ट के पास सबूत नहीं थे, और वो निर्भया जैसा ही केस था। और उसकी माँ की बिलखती रोती हुई तस्वीरें हम लोगों ने देखी न्याय की गुहार लगाते हुए। तो वो खबरें उतना अटेंशन नहीं पा पाई, और ये खबर इसी वजह से लाइमलाइट में है, इसीलिए स्पॉटलाइट इस पे है, क्योंकि भाई साहब आपको उस अनुबंध में, उस प्रबंध में कुछ भी अनुमन्य नहीं दिखता है। आपको लगता है कि नहीं, ये तो सिरे से गलत है, और सिरे से गलत जब कोई चीज होती है ना, तो उसमें आदमी अपनी तरफ से ही जोड़ता है ना। हत्यारा है ही, गलत है शुरू से ही गलत कर रहा है, एम्फेसाइज करता है उसको और कहता है कि नहीं ये पैटर्न ही गलत है भाई साहब। अब ये जो वो तो बाबा क्या है कि इस देश में ना, जहां दुनिया में ही
जैसे एंटी बर्मुडा कोलिशन है, तो जब बर्मुडा पहने किसी आदमी को कुत्ता काट लेता है तो वो कहते हैं मैंने कहा था ना, बर्मुडा खराब होते हैं, इसको पहनने से कुत्ते काट लेते हैं। तो वो तो जो जिसको पसंद नहीं है उसको उनके दुख के सुख सारे कारणों को वो उसमें पालेगा। नहीं, अभी सारे लिव इन रिलेशनशिप्स को लोग यही कहेंगे, मतलब इस वक्त अगर कोई लड़की या कोई लड़का साथ में रह रहे हैं तो वो आगे चल के यही कहेंगे, उनके घर परिवार के लोग, उनके दोस्त यार, कि रह रहे हो, देख रहे हो क्या हो रहा है, लिव इन में क्या होता है, किस तरह के लोग होते हैं, ये ऐसे जा करके वैसे। अरे कहाँ पे आदमी सुरक्षित। लेकिन लोगों को एक जो ताऊ ने कहा ना कि अगर बरमूडा के खिलाफ आप हैं तो फिर तो मतलब कुत्ता आपके लिए बहाना बन ही जाएगा। ठीक है, एक तो बात और है बाबा, जैसे मैं लिव इन के सपोर्ट में नहीं, है ना, मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि लिव इन कोई रिलेशनशिप जो है वो खराब है या अच्छा है, बस कैसे रह लेते हैं लोग यार, तंग नहीं आ जाते? कोई बंधन जब नहीं है तो आप लोग क्यों रह रहे हो साथ, फिर भी बंधन में हो? हाँ, ये क्या बकवास है। अब कुछ लोगों को कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, आदमी को रहना पड़ता है तो फिर रह जाते, क्या करेंगे, तो कानूनी हो जाता मसला। पर हाँ, आपके पास आजादी है कि आप क्यों किसी के साथ रहोगे? मतलब इरिटेशन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद तो यार मर्डर ही होगा ना उसमें। ये लड़के ने कर दिया, कभी लड़की भी कर सकती है। आप किसी के साथ रह के देखो बॉस, 3 दिन में आदमी अरे गेस्ट आते तो उनके साथ नहीं रह पाते 3 दिन, आदमी उकता जाता है यार कि क्या बकवास है, कैसा आदमी है। उसकी छोटी छोटी चीजों में जो है उसको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नजर आने लगती हैं, कि सांस बहुत जोर से लेता है, खांसता बहुत खराब है, आवाज इसकी ठीक नहीं है ना, चलता है तो पता नहीं कैसे चलता है, तौलिया कहीं भी रख देता है, तौलिया कहीं भी रख देता है, कुर्सी पे टांग देता है। आदमी साथ रह के क्यों रहते हो साथ में किसी के? साथ में मार्केट जाओ, साथ में सिनेमा जाओ, साथ में रेस्टोरेंट जाओ, रहना क्यों है? ताऊ बहुत अकेले रहो अपने अपने घर में यार। विवाह से पहले आप ज्यादातर अकेले ही नहीं, बैचलर का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जब तक कोई मजबूरी नहीं हो, जैसे कि आदमी निर्भर होता है अपने पेरेंट्स पे फाइनेंशियली बेसिकली, तो उसको उधर ही रहना पड़ता। हाँ, फीस रहना नहीं चाहता बच्चा, हाँ रहना पड़ता है। तो जब आपकी मजबूरी खत्म हो गई, आप काम वाम करने लगे और कहीं पे कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है, कानून भी नहीं बीच में आड़े आएगा, तो साथ में क्यों रहते हो? मैं इस तरह से लिव इन के खिलाफ हूँ। पेरेंट्स से निकले तो शादी करा दी घर वालों ने, अब मजबूरी है, जाओगे कहाँ? हाँ, उसके बाद थोड़ा लफड़ा हो जाता है। पर जितने लोग आजाद हैं, मैं उनके कहूंगा कि अपनी आजादी को वैल्यू करो यार, नहीं तो फिर कोई आप तुम्हारी आजादी की वैल्यू नहीं करेगा। 1947 में बड़ी मुश्किल से ली है हमने। आप अपनी आजादी को वैल्यू करो और जब तक पॉसिबल हो सके आजाद रहने की कोशिश करो। ये लिव इन क्या है, ये तो इसमें तो कमिटमेंट तो उतना ही होता है ना, कागज पत्तर खाली नहीं होता, खर्चा भी उतना ही होता है। हाँ, काहे दूसरे का टेंशन ले रहे हो? हाँ, दूसरे का नहाया हुआ तौलिया से क्यों नहाते हो भाई? और बाथरूम में कोई चले जाए, आप 15 मिनट वेट करते हो उसकी गैस निकले फिर मैं जाऊं, ऐसा सिचुएशन लाना क्यों अपने ऊपर? हाँ, मतलब वेट फ्लोर, हाँ, अपना रहो, है ना, अपना अकेले रहेंगे तो मत चलाओ। और यहाँ धुला पुछा सूखा बाथरूम आपका इंतजार कर रहा है। जाड़े में पता लगा कि आपका पार्टनर पहले होया है, तो अब चारों तरफ पानी, गीला, शीशे पे भाप, है ना, गीजर आधा से ज्यादा खाली, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू किया जाए। चेहरा तक नहीं देख पाते हैं बिना साफ किए। वही तौलिया जिससे मुंह पूछना उससे पहले शीशा पूछते हैं। अरे हमको शीशा चाहिए यार, सुनते हैं एंटी फॉगिंग शीशा होता है, मुझे वो शीशा चाहिए बहुत अर्जेंट। नहाने के बाद मैं देख ही नहीं पाता हूँ कि मैं नहाया हूँ या कोई और, इतना बड़ा शीशा है, पूरा फॉगी होता है। खैर एनीवे, लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू, बट मर्डर वर्डर मत किया करो यार अपने पार्टनर का, क्योंकि बाद में बहुत लफड़ा होता है। ये काट काट के छोटे छोटे पीस फ्रिज में रखो, उसके साथ रहो, फिर जंगल जाओ रात में 2 बजे। मतलब मैं ये सोच रहा था कि वो सोया कैसे होगा। हाँ, मेहरौली फॉरेस्ट जाओ, लेके जा रहे हो, कुत्ते को गंध आ रही है, पकड़ लिया पीछे से, कुत्ता काट लेगा आपको, ये सब लफड़ाई क्यों करने का? रात में 2 बजे मतलब सांप, कीड़ा, बिच्छू, चुट्टा, छिंदरा कुछ भी मिल सकते हैं वहां पे। मर्डर कहीं नहीं करना चाहिए, घर में तो बिल्कुल ना करो। ये क्या तरीका है? साफ करना पड़ता है आपको। पब्लिक रोड पे करता है तो बहुत लोग टट्टी भी कर देते हैं, गाड़ियां आती हैं जाती हैं, सूख जाती है। घर पे मर्डर कर रहे, सोसाइटी के अंदर मर्डर कर रहे,
जंगल जाओ। ये लौंडा ऋषिकेश गया था, इसने वहां कोशिश भी की थी पर हो नहीं पाया। उन्हें धक्का देने की कोशिश करी तो लड़की घूमी तो बोला पकड़ लिया। यही होता है वहां अक्सर ना। पहाड़ों में एक बंदा था, इधर पंजाब का था, वो बहुत अच्छे से गाड़ी जो है ना एकदम किनारे लगाई पहाड़ के एकदम ढलान पे, और अपनी बीवी को बोला कि सेल्फी करते हैं, अब तुम गाड़ी में बैठ जाओ। पहले बाहर खींचा, फिर कब तुम गाड़ी में बैठ जाओ, वो बैठी, गाड़ी को धक्का दे दिया। फोटो खींचते हुए। तो लेकिन पकड़ा गया फिर। प्रॉब्लम है ना, मर्डर करोगे तो पकड़े ही जाओगे। बेस्ट मैं बताता हूं, करो ही साथ मत। रहो नहीं। मर्डर ही ना करो। मर्डर करो ही मत, यही ऑप्शन है बेस्ट। करो ही मत, क्यों? खाओ पियो मस्त रहो, पिक्चर विक्चर देखो। टेंशन बहुत आदमी कोई अगर देता है तो उससे दूर चले जाओ। मर्डर क्यों करने का? अब किसी को, कुछ लोग जो फाइनेंशियल डीलिंग में मर्डर कर देते हैं, फलाने का मेरे ऊपर कर्जा या मैंने उसको दिया वो वापस नहीं कर रहा। अरे भाई तिहाड़ में जाएगा, बहुत खर्चा होता है बॉस। हाँ वो तो वहां पे सर्वाइवल जिंदा का भी। सत्येंद्र जैन भी खर्चा कर रहा है, और सुकेश से सत्येंद्र ले रहा है, सत्येंद्र से कोई और ले रहा है। बहुत जेल का लाइफ ना पब्लिक को पता नहीं, बहुत लफड़े वाला होता है, उधर जाने का ही नहीं। खर्चा बहुत है, खर्चा बहुत है। हाँ, इनमें मर्डर तो करोगे, महीना 2 महीना 4 महीना में आउट हो जाएगा मामला, बेटा अंदर चले जाओगे, और फिर उधर खर्चा। क्यों खर्चा करने का? जो बचाया है उसको लेके एंजॉय करो, और छोड़ दो। अगले पे गुस्सा है, छोड़ दो। सही पिस्टल बोलता है विस्टल असलम भाई। चलाने का नहीं। चलाने का नहीं। हाँ, तो आ रही है मगर चलाने का नहीं। हाँ। तो आज बात हाँ। करनी हमें किन किन विषयों में बता तो देता ये हूँ। बाबा जो है ना, ये जो राहत इंदौरी ने कहा है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। मगर जाने का नहीं, हाँ। वो तिहाड़ के बारे में बोला है। तौबा तौबा। ठीक है, तो सत्येंद्र जैन के साथ बताओ जेल में, मैं तो सिर्फ एक कारण काफी है मेरे लिए कि मर्डर ना करूं मैं, कि सत्येंद्र जैन के साथ सेल शेयर करना पड़ेगा तो क्या होगा। एक और यार क्या है, तैलील लोगों के साथ डबल मर्डर हो जाएगा। कितना तैली लगता है वो, कितना तैली लगता है वो। देखा है वो बस उसको अगर बस कोलू में पे डाल जो दो, शुद्ध सरसों का तेल 2.5-3 किलो निकलेगा। खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज हम आबादी पे भी बात करने वाले हैं जो 8 अरब हो हत्या गई और है। आबादी। हाँ, तो अगर ऊपर कैमरा हो विहंगम टाइप का, तो ये 8 अरब लोग एक साथ देखने में कैसे दिखते होंगे। और हम 8 अरब हो गए हैं। विहंगम में ही इसका तत्व छिपा, विहंगम। तो ये 8 अरब होना उपलब्धि है या कलंक है? इसमें वो पुराने वाले जो ऐसे नहीं आता था, बताओ बढ़ती हुई जनसंख्या क्या है, वरदान है या अभिशाप है? हाँ, तो उसकी संभावना और उसके बोझ पर आज बात करेंगे। और आबाद शब्द पे भी मैं चाहता हूँ बाबा थोड़ी बात हो, जब अपन शुरू करेंगे, क्योंकि आबाद कौन है, और बहुत सारे लोग आबादी में इजाफा करके भी बर्बाद हैं। तो उस पर बात करेंगे कि आबाद बड़ा खुशनुमा सा शब्द है, उसका जहाँ से वो डराइव होता है, उसकी व्युत्पत्ति है कि आप आबाद। और बिजार खबर में टीचर भर्ती परीक्षा में ममता बनर्जी, अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी के नामों वाले कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया, और जितने वीआईपी नाम वाले कैंडिडेट्स थे उन सबके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। वाह। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? आखिर में 3 तालियों की चिट्ठियां हैं, पर पहले एक ब्रेक ले रहे हैं। आज तक रेडियो पर 3 ताल सुन रहे हैं आप ताऊ, बाबा और सरदार के साथ। और ये 2 घंटे का पॉडकास्ट है ताऊ। अपन हर बार 2 घंटे नहीं करते, पर कमोबेश उतना करते हैं। 2 घंटे में ना पूरे हर बार 2 घंटे कहाँ करते हैं, हाँ। 2.5-3 भी होता है। हाँ। तो इतनी देर में ना, जितनी देर में 3 ताल का एक लिसनर 3 ताल सुनता है पूरा, उतनी देर में पूरी दुनिया में 32,000 मोड़ा मोड़ी पैदा होते हैं। बताओ, ईश्वर की कृपा से। तो 225 साल पहले इंसानों की आबादी थी 1 अरब, और बीते मंगलवार को अनुमान के मुताबिक हो गई 8 अरब ईश्वर की कृपा से। वाह। तो जहाँ ये आबादी बसी है, ये घना जंगल था। और ये जो पूरी बात है कि ताऊ तो कहते हैं कि 78 बरस बचे हुए हैं वैसे भी इस दुनिया को, जंगल कट के हम वहाँ रहने लगे हैं, रिसोर्सेज सीमित हैं, नदियों का पानी सीमित है। हाँ, आबादी और बढ़ेगी तो महरौली का जंगल भी खत्म हो जाएगा। हाँ। तो ये वो ऐसा होगा क्या कि दूल्हा जो है
दूल्हे 2 होंगे, घोड़ी 1 होगी। ऐसे जाएंगे क्या बारातों में? बारी बारी उतरते चलते रहेंगे। 2 बारातें साथ में जा रही हैं। देखो, एक तो मैंने सबसे पहले बधाई दी, जैसे 8 मिलियन हुआ, कि भारत का योगदान उसमें 177 मिलियन रहा है। और दुनिया ने 2011 से लेकर 2022 के बीच में 7 से 8 कर लिया है ना। इसमें क्या है कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। हम तीनों का ही नहीं है वैसे तो। हाँ, तो अपन ये मान के चलते हैं कि अपना कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है। बहुत सारे ऐसे पर्व त्योहार भी आते हैं जिसमें मैं कंट्रीब्यूट नहीं करता, है ना। सोसाइटी में भी कभी कभी लोग बोलते हैं कि 100-500 दे दो, तो मैं नहीं देता। और बहुत सारी में बहुत दिल खोल के भी देता हूँ। तो मेरा कंट्रीब्यूशन अन्य क्षेत्रों में है। अब क्या आबादी बुरी चीज होती थी? आबादी होती अच्छी चीज है। ऐसा लोग बोलते हैं कि भारत में जो है बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया हमने, 2.1 के करीब है हमारा। रिप्लेसमेंट रेट जो है 2 होता है, तो उसके आसपास है। पूरी दुनिया में फेवर कर रहे लोग कि आबादी जो है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। चाइना को देखो, इतनी आबादी हो गई, उन्होंने रोक दिया। अब लोग बूढ़े हो रहे हैं और उनकी अर्थव्यवस्था खतरे में है। पर दुनिया की नजर से देखो आप, यूनिवर्सल ट्रूथ की टाइप से देखो यार, 8 अरब लोग उस धरती पे रहते हैं जहां पे कभी कुछ करोड़ लोग रहते थे, है ना। धरती वैसी है, उतनी ही संपदा है, जो अंदर है वो है, कुछ आके बाहर से जुड़ नहीं रहा। और आप बढ़ते जा रहे हो और आप ये भी मानते हो कि इससे कोई खतरा नहीं, चलते जाओ। आबादी जो है वो अभिशाप, वरदान इत्यादि नहीं होती। आबादी होती है आबादी। और हम तो कहते हैं ना, जिंदा आबाद। बाय द वे, जिंदाबाद जो है वो जिंदा और बाद नहीं है, वो जिंदा और आबाद है। कि बाद तो में हम, जिंदा हो जाएंगे। हाँ, तो हमारी हमारी जो है, हमारा गाजी आबाद या इस्लाम आबाद, हैदराबाद, जाफराबाद, हमारे यहाँ आबाद जो है, मतलब इसलिए माना जाता है कि आबाद रहो। लड़कियों को कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, इत्यादि इत्यादि। सबको ये विश किया जाता है कि भाई साहब, आप तो बस बच्चे पैदा कर दें, दुनिया में आपकी कंट्रीब्यूशन यही है। ये मेंटालिटी एनलाइटनमेंट के बाद यूरोप ने छोड़ दी, लेकिन बाकी दुनिया में, जैसे जापान है, वो इतना आगे बढ़ गया कि उसने छोड़ दी। चाइना ने जबरदस्ती छुड़वाई लोगों से। भारत ने 2 बच्चे अच्छे, क्या था वो, बच्चे 2 ही मीठी अच्छे। खीर, 2 बच्चे बाकी मीठी खीर, बाकी सब बवासीर। बाकी सब बवासीर। ऐसे स्लोगन्स हमारे यहाँ। ये एग्जैक्टली स्लोगन नहीं था, ये तो सीरियल का है, किसी सीरीज का है। पर हमारे पंचायत यहाँ का। बच्चे 2 ही अच्छे टाइप के स्लोगन लगाए गए। अब बच्चों को देखो आप, सुनो मैंने समय की बहुत ये सारे देखे हैं। पुकार, बच्चे 2 और पेड़ 1000। हाँ, नहीं बाबा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखे हैं, बच्चे 2 ही अच्छे बोल के उन्होंने 2 कर लिए, दोनों खराब निकले। हाँ, उनको देखो तो आपको लगेगा इसीलिए बोला जाता है बच्चे 2 ही अच्छे, तो दोनों बेकार है। कुछ लोगों ने बेटी होने के चक्कर में जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, जब तक नहीं हुआ तब तक, मतलब बेटा नहीं हुआ तब तक बढ़ाई। कुछ लोगों ने ये माना हुआ है कि चूंकि ये ईश्वर की कृपा, जैसा आपने बोला, ईश्वर की कृपा है, तो अपना तो इसमें कोई योगदान ही नहीं है। उनको ये एहसास भी नहीं है कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनका तो सिर्फ यही कहना है कि भाई ईश्वर की कृपा है ना, ऊपर वाला दे रहा है, हम कौन होते मना करने वाले। जो जन्म देता है वो खाना भी देता है। हाँ, रोटी का इस बंदोबस्त तरह की करके भेजता कथाएं है। चलते हुए, हाँ, रोटी तो वही देगा, रिज्क। एक पढ़ने अब सवाल ये है कि 8 बिलियन से 9 बिलियन होने में अब हमें लगेंगे 10 साल, और उसके बाद हो सकता है 8-9 साल लगे 11 बिलियन होने में। आप सोच, 2050 को ही देख लो आप, क्या सीन बनने वाला है। पैदाइश की रेट अगर ऐसी रहेगी, अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, तो फिर जिंदाबाद, जिंदा और आबाद। अरे ताऊ, अभी केवल कोविड आए हैं, अभी डेविड, एविड, है ना, हेविड,
लेविड, ये सब अभी बचे हुए हैं, अभी केवल कोविड भाई आए हैं। तो आप निश्चित एक बात देखना बाबा, ये बाबा दुनिया आप में तो परिचित होंगे किनसे? गायों के या बैल के शरीर पे ना चमोकन होता है। हाँ, टिक होते हैं छोटे वाले, हाँ, जो उनका खून चूसते हैं। हाँ, तो वो जब बहुत बढ़ जाते हैं, जिनका केयर नहीं होता है, वो बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो गाय ना अपना पीठ जो है वो किसी पेड़ से रगड़ देती है एक बार, उसमें बहुत मारे जाते हैं। हाँ, झरिया जाते हैं उसमें। हाँ, तो धरती पे चमोकन अगर बढ़ गया ना तो एक दिन किसी एस्टेरॉइड से पीठ रगड़ देगी। मुझारो यार कुछ, मुझे पता नहीं लग रहा है, रिक्टर स्केल होगा 10.1। क्या आबादी 8 हो गई तो हम काहे 6 चल रहे हैं। एक ना बच्चा था पढ़ने लिखने वाला, बहुत साइंस पढ़ा हुआ, तो उससे पूछा किसी ने कि बताओ परिवार नियोजन क्या होता है, मतलब स्कूल का बच्चा 10वीं 11वीं का, फैमिली प्लानिंग क्या होती। बोले कि ये शादीशुदा लोगों द्वारा किया जाने वाला ऐसा प्रयोग है जिससे साबित होता है कि बच्चे भगवान की देन नहीं है। हाँ, मतलब आप बर्थ को कंट्रोल कर रहे हैं, आना भी और जाना भी। लेकिन भीड़ के साथ थोड़ा ना इसकी थोड़ी सी तस्वीरों पे आप दोनों से चाहता हूँ, जैसे आप जब भीड़ में चलते हैं। पूरी दुनिया में जीवों का एक पैटर्न है, जो भी जीव जाति अपनी औकात और गुंजाइश इन दोनों से ज्यादा बढ़ जाते हैं, नेचर किसी ना किसी तरह से उनको हल्कान फुरकान कर देती है। अब नंबर जो है वो आदमी का है, क्योंकि बाकी सब कम हो गया है ठीक ठाक। अब नंबर मनई का है। और इसीलिए हम कह रहे हैं 78 साल बस। भीड़ वाला जो थोड़ा, मतलब जैसे कहते हैं ना, भीड़ का एक चरित्र होता है, या भीड़ किसी को सुकून नहीं देती आमतौर पे, या तो उन्माद दे सकती है या एंग्जाइटी दे सकती है। मेरी गांव में एक बड़की अम्मा है, मतलब पट्टीदार में ऐसे ताई जी लगी, उनको एंग्जाइटी रहती, तो वो कहती, वो एंग्जाइटी शब्द नहीं जानती, पर वो कहती हैं भैया हम स्टेशन जाए थे, हमरे सनपात लागत है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं गांव में हैं कि वो भीड़ के बीच चलते हुए कभी भी सहज नहीं होते हैं। आप लोग जैसे आप कुंभ मेले में गए, या ऐसी यात्रा जैसी चल रही है आजकल, एक राजनीतिक यात्रा चल रही है, कोई भी ऐसा जुलूस उसमें शामिल होकर के, अभी मैं आपसे पूछूं, जवानी और उसका एक अलग मसला रहा होगा, इस जीवन के इस उम्र के इस दौर पे आप कितना उस भीड़ की सामूहिक अभिव्यक्ति से रेजोनेट कर पाते हैं, उसमें कितना शामिल हो पाते हैं, इमोशंस क्या होते हैं उस भीड़ से बाहर निकलने के? भीड़ पसंद आती है क्या कभी किसी मौके पे, या कोई भी ऐसा मौका नहीं है कि यार? नहीं, कभी पसंद नहीं आई। मतलब मैं तो भीड़ में बहुत रहा हूँ, बहुत सारी रैलियों में रहा हूँ, बहुत सारे मेलों में रहा हूँ, बहुत सारे कुंभ और स्नान ये सब देखे हैं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि उस भीड़ में हमेशा एक भय साथ में रहता है, और वो सबसे पहला भय जो है ना, वो ये होता है कि भगदड़ मच गई तो क्या, जाना किधर है, ये दिशा बोध। तीसरा कि आप पूरे टाइम अपनी चीजों को बचाने के खतरे में रहते हैं, तो आप खुद को बचाने के लिए, सही जगह पहुंचने के लिए और अपनी चीजों को बचाने के लिए 3-4 तरह के भय में रहते हैं। रगड़े जाने रौंदे जाने का भय अलग, और इंसान समूह में रहने का जीव है, भीड़ में रहने का जीव नहीं है। ये बात इंसान को समझ में आई नहीं, जबकि बार बार बताया गया। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हाथी के झुंड, हिरणों के झुंड, भैंसों के झुंड, फ्लेमिंगोस के झुंड या डॉल्फिन्स के झुंड, उनमें भगदड़ होने से कई भैंसें मर गईं या कई डॉल्फिन मर गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। भेड़ों के झुंड में अगर भेड़ मर रही होती तो बकरवाला चरवाहे कभी भी झुंड में भेड़ें और बकरियां पालते ही नहीं, गधे नहीं पालते। इंसान जब भी भीड़ लगाता है वो भगदड़ तक पहुंच जाती है। इसलिए इंसान समूह में रहने, ग्रुप कम्युनिकेशन की चीज है ये, मास कम्युनिकेशन की है नहीं। इंसान का मामला जो है वो ग्रुप वाला है। झुंड बना के चलो, भीड़ बना के ना चलो। गुट बना लीजिए अपना, अपने लॉबी के साथ रहिए, गांव में रहिए, ऐसे रहिए, बट के रहिए, थोड़ा इकट्ठा हो जाए, उसका जैसे ज्यादा होने लग जाए नया गांव बसा लो। इसमें भीड़ अच्छा नहीं है। ताऊ एक चीज की मैंने, आप बताइएगा क्योंकि आपकी ही बात से जुड़ रही है ये, कि भीड़ का ना मुझे एक ही व्यवस्थित रूप याद आता है अभी,
वो है स्टेडियम, वो भी बहुत व्यवस्थित नहीं है, पर जो सबसे परिष्कृत रूप है वो है स्टेडियम वगैरह में बैठी हुई भीड़, या कला नहीं है। सुनिए एक मिनट पूरी बात, या कोई कला का प्रदर्शन हो रहा है उसमें बैठी हुई भीड़, क्योंकि वहां पर वो चश्मदीद या दर्शक की तरह बैठी होती है, प्रतिभागी की तरह नहीं। तो भीड़ का सबसे सुरक्षित रूप दर्शक, सामूहिक दर्शक हो जाने में है, प्रतिभागी होने में वो नहीं। दर्शक कुछ समय के लिए है, दर्शक बनने से पहले और दर्शक हो चुकने के बाद की जो अवस्थाएं हैं। इसलिए देवी का दर्शन करने भी तो लोग जा रहे होते हैं, दर्शक ही होते हैं। दर्शन करते समय तक तो शांत रहते हैं, लेकिन दर्शन से पहले कई बार भगदड़ कर लेते हैं, कई बार दर्शन के बाद। फुटबॉल मैचों में भी हमने देखा है कि बाहर निकल के भीड़ में लोगों को कुचला है, फोड़ा है, हिंसाएं की हैं, मारकाट की है। अभी इंडोनेशिया में इतने सारे लोग, अभी हेलोवीन का फेस्टिवल हो रहा था और आपने देखा कि उसमें 100 मतलब लगभग 134 की 144 कितने लोग तो उसमें नहीं रहे, है ना। उन 50 से ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक हो गया। वो हार्ट अटैक इसीलिए हो गया ना क्योंकि भीड़ में दब गए, दम घुट गया, ये सारी चीज़ें। तो ये मामला है ही नहीं। स्टेडियम सबसे चवन्नी चोर जगह है, वहाँ पर दिखाई देता है कि लोग सिविलाइज तरीके से गोल गोल बैठे हुए ना, ये एक दूसरे को रौंद के चढ़ के तब अंदर आए हैं। इन्होंने टिकट के लिए मारा मारी की है, इन्होंने पुलिस वाले से झाए झाए की, इन्होंने सब खटकर्म किए हैं। कितने कितने लोग बाउंड्री पार करने के चक्कर में जैकेट तार में रह जाती है और खुद स्टेडियम में होते हैं। इस तरह से भी हम लोग घटनाएं सुनते रहे हैं। एक बहुत कमाल की ईरानियन फिल्म है जिसमें एक लड़की जबरदस्ती फुटबॉल स्टेडियम में घुस करके वो मैच देखना चाह रही, मेरे ख्याल से पता ही की है या किसकी फिल्म है। लड़कियों को अलाउड नहीं है ईरान में फुटबॉल देखना, और एक लड़की है उसने तय किया है कि उसको फुटबॉल देखना है, टूर्नामेंट। और एक कला सभागार की भीड़, कला सभागारों की भी यही है कि जब तक जसराज जी गा रहे हैं, जब तक हरिप्रसाद चौरसिया बजा रहे हैं, तब तक वो भीड़ व्यवस्थित है। और भीड़ वो इसलिए व्यवस्थित है क्योंकि बातें करना, निकल जाना ना, मतलब आप हाउसफुल फिल्म के हॉल से बाहर निकलना खुदाई होता था। इस तरह से मीडिया प्लेक्स वाला एक्सपीरियंस जो है ना, बहुत बाद की चीज़ है कि लोग 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं। पहले 12 से 3 का शो है, 2:50 पे फिल्म खत्म हुई है और 3 बजे से अगली फिल्म शुरू होनी है, बैक टू बैक। कई बार फिल्मों में ये होता था कि रील खत्म हुई और उसका तुरंत वो चलना शुरू हो जाता था, फिल्म शुरू हो जाती थी तुरंत ही। और उस वक्त लोग क्या निकलते थे, मतलब चैनल वैनल हिला दिया करते थे। सिनेमा घर वाले पागल नहीं कि वो चैनल लगा के रखते थे। पहले लोहे का ज्यादा लगाया जाता था और उससे लोग अंदर आते थे या बाहर रखे जाते थे। तो वो स्थितियां रही। यूनिवर्सिटीज में भगदड़ हुई हैं, कितने कार्यक्रमों में, यूथ फेस्टिवल्स में भगदड़ का, एक दूसरे को कुचल देने का, मारपीट कर बैठने का। और कुछ नहीं होगा तो लड़ाई तो करेंगे ही करेंगे, कुचले नहीं, कुछ नहीं करें, लड़ाई जरूर करेंगे। तूने धक्का कैसे दिया, तू आगे कैसे जा रहा है, भीड़ है तो भिड़ेगी ही, भीड़ है तो भिड़ेगी। तो ये भाई साहब, हमारे यहाँ प्लेन लैंड करती है, 100 ही लोग होते हैं, सबको उतरना ही होता है। लेकिन आप देखो माजरा, और सबको उतर के बस में बैठना है। वो हाँ बस और गेट खुलेगा तभी उतर सकते हैं भाई साहब। लेकिन नहीं, प्लेन रुकी नहीं है कि बस। तो वो हमारे भीड़ का लक्षण है। लोग, दुनिया के लोग आते हैं। एक आदमी ने मुझसे पूछा, यार आपके यहाँ ये ना अजीब सा फिनोमिनन है। हमने कहा भैया 120-130 करोड़ लोगों में रहोगे ना तो यही फिनोमिनन होगा, तुम्हारा भी हो जाएगा। हाँ, क्या होता है कि हम ये समझते नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 100 ही लोग हैं और हम सब निकल ही जाएंगे थोड़ी देर में, कहीं कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि हम इतने आबादी में रहते हैं, हम मॉल जाते हैं तो आप देख लो, हमारे यहाँ सेल देख लो, हमारे यहाँ सेल तो छोड़ो, सरोजनी नगर देख लो, जहां ढेर में पड़े हुए जीन्स को निकालने के लिए आदमी हाथ देके डुबकियां लगा देता है कपड़ों के बीच में। बस यही है, भीड़ की संस्कृति अलग होती है और हमारी संस्कृति भीड़ वाली है। उसी के चलते ये होता है कि रैलियों में लोग आते हैं, वोट देते हैं, और लोकतंत्र को हमने एक भीड़ तंत्र बना रखा है। हाँ, जहां भीड़ है वहां लोग हैं। हाँ, हमारा भीड़ हमारा डीएनए है, क्योंकि हम इतने सारे लोग हैं। अरे लोग बोलते हैं क्या, ट्रैफिक देखो कितना है। भाई साहब, आबादी बोलो। वो लोग ना वहां आके जंक्शन पे मजे लेने के लिए नहीं खड़े हैं, सिंपली आबादी इतनी ज्यादा है यार। अच्छा, इसमें एक चीज और, बच्चे लोग पैदा क्यों करते हैं, इसका जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट वो है लोगों का, वो ये है कि या तो वो अपना अंश, वंश,
अक्स उसको उसमें इजाफा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक अंश मेरे हाथ में हो। कुछ नहीं, सब हाँ। फर्जी बातें हैं। केवल 2 लॉजिक हैं उसके। एक तो ये कि ये जो हासिल किया है संपदा सत्ता, स्पॉट इसको ऑन बाबा, हमारे बाद स्पॉट ऑन। कौन देखेगा, है ना, पहली। और दूसरी चीज की शादी कैसे बचेगी, बच्चे ना हो कोई शादी 10 साल नहीं चल सकती, बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों से बंध जाते हैं दोनों, कहने हम तो छोड़ देते रिंकी के पापा को, लेकिन क्या बताएं, रिंकी हो गई फिर सोनू हो गया, अब रिंकी सोनू में दोनों लगे हुए एकदम। नहीं, इसमें ये एक जो तरह की एक कट्टरता भी है कि वरुण ग्रोवर ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी। हम्म, उनके ऊपर भी प्रेशर था, तो वो बता रहे थे कि नहीं, बच्चे नहीं होने के जो कारण है और बच्चे होने के समर्थन में जो लोग कह रहे थे कि क्या है कि वंश कैसे आगे बढ़ेगा, हम्म। तो उनका उनका जवाब यही था कि क्या हम अकबर हैं कि जहांगीर हैं? क्या है हम कि हमारा वंश आगे बढ़ना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा राजीव गांधी ने वंश आगे बढ़ाया, क्या कर लिया? तो ऐसे वंश, पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि वंश को बढ़ाना है आगे। पर बाबा ने जो बोला वो सही बोला बिल्कुल, कि संपत्ति किसी को देनी ना पड़ जाए। हाँ, हमारे बाद खटे हमने जो हम, हासिल किया मजा है कोई वो और ले, हमारे ही खाते में रहे। मजा कोई और ले, खटे हम, मेहनत हमने की 60 साल 70 साल, मेरा वजीफा कोई और ले। एक दोस्त ना मेरा वो एक एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि यार ना, एक कहीं पे बंदरों पर एक स्टडी हुई थी, कुछ उनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए। तो कुछ बंदर के बच्चों को जन्म के साथ ना उनकी माँ से अलग कर दिया गया। उस बंदरों के बच्चे बड़े हुए, और फिर जब उनके बच्चे हुए तो उनको बिल्कुल मालूम नहीं था कि बच्चों को पालना कैसे है। तो उनका कहना है कि हम ऐसे माहौल में पले, हमारी पेरेंटिंग ऐसी हुई है कि हमें मालूम नहीं कि अच्छी पेरेंटिंग क्यों होती है। और हमारे पेरेंट्स ऐसे इसलिए थे क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट भी वैसे ही थे। तो हम ये टॉक्सिसिटी जनरेशन वाइज करते आ रहे हैं। तो मैं ये सिलसिला तोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं बच्चे नहीं कर रहा हूँ। नहीं, और वो कहते हैं ना कि अरे बड़े परोपकारी हैं, बड़े कल्याणकारी हैं लोगों के लिए, बहुत। अरे परोपकारी हो तो बच्चे मत करो, परोपकारी भी हैं, 7 बच्चे भी हैं, 7 बच्चे हैं पर एक चीज परोपकारी। है कि जीन्स जो है ना, आदमी का जो हर जंतु का, इस धरती पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो बायोलॉजिकल मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके अंदर जेनेटिक नीड भी होती है। जीन चाहता है कि वो आगे बढ़े और स्प्रेड हो। इसी के कारण तो आदमी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, और जिससे बच्चे बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे पैदा करना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने देखो बच्चे पैदा करके कुछ अचीव कर लिया। बच्चे क्या है, हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, है ना यार। ये ज्यादातर बच्चे तो योजना से नहीं होते, वो तो महज दुर्घटना से होते हैं कि अब हो गया है। तो ऐसा कोई तो नहीं प्लानिंग करते हैं कि भाई बच्चे बच्चे की तो IVRS वाले बच्चे होते हैं, प्लानिंग नहीं होता। पर क्या है वो एक दूसरी चीज होती है कि बच्चों को, जैसे बहुत लोगों को बच्चे अच्छे लगते हैं, है ना। अब बहुत क्या, बहुत ज्यादा लोगों को बच्चे अच्छे लगते हैं, बहुत कम लोग हैं। जैसे मुझे अगर 6-7 साल का ठीक ठाक सा ला दो जिसको ठीक ना कराना पड़े, तो तो मैं रख लूं, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि मैं दूर भागता हूं बच्चों से। बच्चे जो छोटे होते हैं बहुत ही मतलब यूजलेस टाइप के होते हैं, तो उस लेवल का नहीं चाहिए। अब 8 साल का कोई पैदा तो होता नहीं है ना, जो थोड़ी समझ हो। अब बता नंबर दो 2, तो समझ जाए। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे का केयर करना और इस दुनिया में बच्चों को सही तरीके से बड़ा पालना करना, भी बड़ा महंगा है, महंगा भी है, ये महंगा भी है और टाइम टेकिंग चीज है। सिर्फ बंदर ना, जिसका उदाहरण आपने दिया कि स्टडी में, बंदर ना फुल टाइम पेरेंटिंग करते हैं, उनको काम पे नहीं जाना होता। उनका मंडे टू संडे नहीं है मामला। हाँ, उनकी फुल टाइम पेरेंटिंग होती है, यहाँ पे फुल टाइम पेरेंटिंग के ऑप्शन नहीं है। बंदर से कह दीजिए कि दिवाली पे घर में पुताई करानी है, होली पे नए कपड़े बनवाने हैं, और ये 10 महीने की फीस जमा होगी। और सबसे लिद्दड़ चीज है स्कूल। अब होम स्कूलिंग बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि वो खुद ही घर में नहीं रहते, वो होम में नहीं है, तो होम स्कूलिंग क्या करेंगे। तो कुल मिला के ऑब्सेसिव पेरेंट्स मैं ज्यादातर देखता हूँ,
और कभी कभी मुझे खुशी भी होती है, कुछ बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत गर्व महसूस करते हैं, और आप भी जो है वो रिफ्लेक्टेड गर्व महसूस करते हो, बड़ा अच्छा है मेरे दोस्त का लड़का, देखो कितना बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, होशियार है, गिटार अच्छा बजाता है, इत्यादि इत्यादि। ये सब ठीक है, पर वो जो दो लोग जब बच्चे पैदा करते हैं ना, उसके बाद से उनकी जिंदगी सिर्फ बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, फिर वो कहीं नहीं कोई घूमने मकसद ही, जाते। जीवन का वही मकसद है, उनका शादी मकसद होता है बचाओ। उसको बड़ा कर देना, इस होप में कि जब वो बूढ़े होंगे तो तो उनका वो पिंडा उनका तर्पण ख्याल करेंगे, रखेगा। तर्पण करेंगे एक बात तेरे ही। बताओ, ये कौन सा अनकंडीशनल प्यार है भाई, कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब हमारी सेवा करेगा ये? और और क्या ऐसा हो जबरदस्त सकता है स्केल कि पीटी होता है, एकदम नहीं होता है ताऊ। आखिर में एक नर्स होती है जो अनीमा लगा के टट्टी करा रही होती है लोगों को, है ना, उसको एक बकेट में उठा के ले जा रही होती है, और आखिर में मर जाते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक वाला शवदाग्रह है, कपाल क्रिया भी नहीं करनी पड़ती, लौंडे बुलाए जाते हैं, एक पहुंचता है अग्नि देने तक और दो बाकी पहुंचते हैं अग्नि दे चुकने के बाद में। कुछ पीस जो है अच्छे भी निकल आते हैं। अच्छे तो निकल के माँ बाप को फूक के कौन सा मजा मिलना है, माँ बाप को कौन सा आराम मिल गया। अब जो घर पर रह गए हैं उनको भी मैं तो देख रहा हूँ, हमारे साथ में हम एक शहर छोड़ के आ गए दूसरे शहर में, शहर में जो लड़के रह गए हैं वो दरअसल माँ बाप के साथ नहीं रहते तो अच्छा था। अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो शहर में रह गए क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकते थे ताऊ, वरना वो निकल गए होते। जो शहर आप छोड़ के आए वहां सब फुसफुसा के बात करते हैं क्या? कहाँ फुसफुसा के? तो फिर उसका नाम लाइब्रेरी क्यों है? नहीं, लेकिन एक बात है, कुछ कुछ बच्चे ना बड़े होने के बाद भी, रहा थी सब, कुछ कुछ बच्चे बड़े होने के बाद भी माता पिता के हेडेक रहते, है ना। अभी देखो ये आफ्ताब, इसके माँ बाप होंगे, ये पढ़ लिख लिया, सब कुछ कर लिया, कितना बड़ा हेडेक निकला, मर्डर कर दी, वो भी ऐसा कि पूरे देश में पूरी दुनिया में नाम हो गया, मतलब बदनामी हो गई। आप इतने इतने लेवल पे मत जाओ, लेकिन घर में जो बैठा होता है ना खाली खुराफात करता रहता है। अरे शादी छोड़ी, 13 तक में इसके माँ बाप कहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे ये इसी का लड़का था, इसी का लड़का था। हाँ, अब वो चलने वाला है। पर ये बात है, जिन लोगों के बच्चे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, और ऑब्वियसली फ्यूचर जो है, हम 3 बच्चे बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 ताल। कुछ हम तो भी अच्छा भी है। हाँ तो नहीं, और वो बच्चे, मतलब मैं ये मानता हूँ तो कि अच्छे बच्चे वो हैं जो 3 ताल सुनते हैं। तो उन बच्चे जिनके मतलब बच्चे जो हैं वही देश का, एक्चुअली बोला जाता है देश का भविष्य है, तो यार इसलिए ऐसे ही बड़ा करो ना उनको कि वो देश का भविष्य है। वो अपने भविष्य की तरह बड़ा मत किया करो ना कि ये मेरा भविष्य है, देश के भविष्य की तरह बड़ा करें उनको, और वो थोड़ा सा काम आए, देश के कुछ कंट्रीब्यूट करे। उसके लिए जरूरी है कि आप बच्चों को थोड़ी स्वतंत्रता बचपन में दें, वो अपने मिजाज से, जो पढ़ नहीं पढ़ सकता तो मत पढ़े, आगे बढ़ना है उसको, जैसे बढ़ेगा उसको सिर्फ मदद करते रहें, तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे निकल आते हैं। पहले कल बाबा मुझे बता रहे थे कि पहले कहाँ पढ़ाई होती थी, लोग घरों में ही पढ़ते थे और बहुत अच्छा करते थे, अपना नाम कमाते थे, कुछ कोई किताब लिखते थे, कोई साइंटिस्ट बन जाते थे, बहुत सारी चीजें, बहुत तरह से आदमी योगदान कर सकता है। तो बच्चे जो हैं, मतलब मैं बच्चों का होना बुरा नहीं समझता, पर्सनल मेरे विचार अलग होंगे, पर बच्चों का थोड़ा ख्याल करें और ऑब्सेशन ना बना लें उनको कि वो आपके जीवन के सब कुछ जो है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। अपनी जिंदगी जिए ताकि वो भी अपनी जिंदगी जी पाए। 24 घंटे नजर, फलाने टाइम में ये क्लास, फलाने टाइम में ये क्लास, उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद बाईजू, आजकल ऑनलाइन भी चल रहा है, सैटरडे संडे का। पोलो बिलियर्ड्स, पोलो बिलियर्ड्स, हॉकी, ये सब भी खेलना है बच्चे को। क्रिकेट की किट भी उसके लिए रखी है। बालकनी में एक जुराब में एक लेदर की बॉल टांगे हुए है, टिपटिपा रहा है, लगा हुआ है अपना। आजकल तो माँ बाप का ये, लोड है, और माँ बाप का ये है कि जब तक हम लोग लौट के आए तब तक ये घर में ना रहें, बच्चा भी बिजी रहे। और स्कूल के ये बकवास की, स्कूल से पता है बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, पता है होमवर्क किसके लिए होता है? मम्मी के लिए। वो बेचारी बैठ के आर्ट वर्क बनाती है ताकि बच्चा दिखाए कि मैंने बनाया। कितना बड़ा झूठ है, प्रपंच चल रहा है यार। अच्छा, एक मैं कमेंट पढ़ रहा था जब ये खबर आई 8 बिलियन वाली, तो प्रकाश के रे, आप जानते हैं उनको, पत्रकार हैं, उन्होंने फेसबुक पे लिखा था कि मतलब उनका कॉन्टेक्स्ट जो है वो एज बैलेंस को लेकर शायद था। उन्होंने कहा कि जो लोग
जो घटता प्रजनन दर है ना, वो बड़ी समस्या है। तो हम 8 बिलियन हो गए हैं, पर आने वाले 10 साल में हम 16 बिलियन नहीं हो पाएंगे, जो कि एक प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रजनन दर नहीं है। तो जो लोग संपन्न हैं उनको 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, जो संभाल सकें, उनको पाल सकें, या हो सके तो उससे भी ज़्यादा, ताकि वो बूढ़े ना बढ़ते जाएं भारत में। ऐसा ना हो, ये बात बूढ़ों वाली बात उन्होंने लिखी नहीं थी, पर इसका कॉन्टेक्स्ट यही हो सकता है, एज बैलेंस वाला। जैसे जापान में बड़ी संख्या में बूढ़ों की संख्या हो गई, तो जो नौजवान लोग हैं, जो प्रोडक्टिव कुछ कर रहे हैं, जो कमा करके ला रहे हैं, उनकी संख्या कम थी और उन पर आश्रितों की संख्या ज़्यादा थी। हाँ, उस वक्त कौन संभालेगा? जैसे चाइना में अभी बुजुर्गों की तादाद अचानक से बढ़ती जा रही है और वो उनके लिए एक समस्या होने वाली है। तो पैदा करने वाले, कमाने वालों की संख्या और उन पर आश्रितों की संख्या। अब शिक्षा भी तो, स्वास्थ्य भी तो इतना अच्छा हो गया है कि लोग ज्यादा जीते हैं, एवरेज। अरे भैया, वर्ल्ड की इकोनॉमी संभालने के लिए बच्चे पैदा कर रहे हो आप। ये जो जिनका भी थ्योरी है ना, ये कि जापान में लोग कम हो गए, तो अगर जापान में 2 लाख लोग थे और 21 बच गए, तो 21 लोगों का जापान है ना? 21 लोगों की रिसोर्सेज है उनके पास हैं। क्या है ये सब इकोनॉमिस्ट के चौंचले हैं कि फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। हाँ, अगर युवा नहीं होंगे तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? उतने ही युवा चाहिए इनको, चूंकि ग्रोथ रेट इनका इतना बने रहना चाहिए। क्यों ग्रोथ रेट बनाना है भाई? आईफोन अगर थोड़ा कम ही बिकेगा तो क्या दिक्कत है? ये वाले जो चौंचले हैं, बिल्कुल इस दुनिया में ये जो सोच है ना, इनका कहना है कि रिप्लेसमेंट रेट, प्रजनन दर जो घट रही है। अरे यार, प्रजनन दर कहाँ घट रही है? भारत में अभी भी 2 से ऊपर है। होना तो 2 से नीचे चाहिए भारत में। किसी लिहाज से यार, ये जमीन 1 अरब और 30-40 करोड़ लोगों को संभाल सकती है क्या? और फिर बोलते हो कि गरीबी है, भुखमरी है, हंगर इंडेक्स में हमारा नीचे जा रहा है, न्यूट्रिशन। भाई साहब, क्यों नहीं? उनका कहना है हमको उसको बैलेंस को मेंटेन रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? अगर आबादी 50 करोड़ हो गई तो क्या दिक्कत है आपको? 50 करोड़ में 10 करोड़ ही युवा हैं, तो क्या दिक्कत है आपको? 10 करोड़ युवा, इतना बड़ा देश, एंजॉय करेंगे वो हमेशा के लिए। अपने को इसी हालत में रहना है हमेशा। यूरोप की समृद्धि देखते हैं, उनके पास लोग नहीं, देखो इंपोर्ट कर रहे हैं लोगों को, वर्कर्स को ला रहे हैं, इमिग्रेशन कर रहे हैं। हम भी कर लेंगे यूरोप जैसा, पहले सुखी तो हो जाएं। यहाँ खाने को लाले पड़े हुए हैं। हाँ। और 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री का राशन दिया जा रहा है। आप कह रहे हो कि प्रजनन दर जो है वो घट रहा है, कोई बात नहीं है। अरे है, घटाओ। इसके पहले कि धरती खुद ही लील ले, अपना इंतजाम करो। अच्छा, इसके सॉल्यूशन पे लंगोटी नहीं, कपास की खेती कर रहे हैं। इसका जो मसला है ना, इसमें 2 तरह की धाराएं हैं। उसमें एक धारा है कि कंजर्व ज़्यादा करें, कंज्यूम कम करें, उपभोग। इससे अगर आपको, सिंस क्लाइमेट चेंज भी ऐसा हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आबादी बढ़ रही है, तो आप जो है प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं ज़्यादा और उनको कंज्यूम कम करें। एक धारा ये कहती है। दूसरी ये कहती है कि नई साइंस और टेक्नोलॉजी पर भरोसा रखें और थोड़ा स्मार्ट तरीके और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम का जो पूरा वो है, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर को और बढ़ावा दिया जाए, हाई राइज बनाई जाए ताकि लोगों के रहने के लिए स्मार्ट जगहें बन सकें और ज़्यादा सुविधाजनक। तो मैं एक साइंटिस्ट का भी मुझे नाम याद नहीं, उनको पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये समस्या दोनों ही के साथ है, कि दोनों अपनी अपनी बातों पर इतना अडिग हैं, पर दरअसल दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं। इसके बीच में कहीं सही रास्ता शायद हो सकता है। नहीं, बीच में सही रास्ते की गुंजाइश ही नहीं है भैया। ये दोनों के दोनों मॉडल जो हैं वो दोनों करप्ट मॉडल हैं एक्चुअली। ये वेगन होने जैसा है मामला, है ना। एक कह रहा है कि नहीं, हम रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम कर सकेंगे। ये केवल और केवल एक हैक है। ये सारे लोग जो ये बात कह रहे हैं, उनका आप कंजम्पशन बिहेवियर देखिए। ये दरअसल जो भी ताऊ कह रहे थे ना, आज के समय में बच्चे होना या बच्चों की पेरेंटिंग, दोनों एक कैपिटलिस्ट लूप में फंसे हुई बात है। आपके बच्चे इसलिए होने चाहिए ताकि युवा हमेशा काम के लिए उपलब्ध रहे, और आपके बच्चे को स्किल्ड होना चाहिए ताकि वो सरकार पे बोझ ना रहे, हमेशा सरकार के लिए अश्व का काम करे, गधे की तरह हमेशा खटता रहे। इसलिए आप पहले की तरह बच्चों को, आप कह रहे थे ना कि पेरेंटिंग खराब हो गई है, अच्छी हो गई है। पेरेंटिंग खराब हुई है। दुनिया का कबाड़ा तब कम हुआ था जब इतना नरक नहीं था, रिसोर्सेस नहीं थे, साइंस नहीं थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन
ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि नहीं आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, आपको 12 घंटे अपने को दिन में खटाना ही खटाना है, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है। हम मशीन तैयार कर रहे हैं, हम डीएनए से चलने वाले रोबोट्स बना रहे हैं आज के समय में। वो बच्चे नहीं हैं, आप और हम भी बच्चे नहीं हैं। हमारे टाइम से ही ये सिलसिला शुरू हो चुका था कि भैया साइंस पढ़ना है, कॉमर्स नहीं, और फिर साइंस में डॉक्टर बनना है आपको इंजीनियर बनना है, यूपीएससी तैयारी कीजिए, है ना, आईआईएम में होना चाहिए या उसमें होना चाहिए कि हाँ अपना आईआईटी में। तो कोई भी बच्चा जो आज जितने में आप किसी भी घर में जाकर के दस्तक दे करके केवल बच्चे को देखने की कोशिश करो, उस बच्चे की जिंदगी को देखने की कोशिश करो। आप कहते हैं ना बच्चा बचपन और उसका इनोसेंस वो सीख रहा है, वो एक मशीन में डाला गया, वो सीख रहा है जो उसको सिखाया जा रहा है। वो खुद कुछ नहीं सीख रहा है, खुद वो केवल गालियां सीख रहा है अपने दोस्त से। अदरवाइज उस बच्चे की पूरी जिंदगी में वो क्या सीखेगा? ब्रायलर मुर्गे की तरह है। जैसे वो लोट पोट की पुड़िया आती है ना, ये इसकी लेस के चिप्स आते हैं, सब कुछ फैक्ट्री में ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। आलू आएगा, आलू छिलेगा, आलू धुलेगा, आलू कटेगा, आलू हाफ बॉयल होगा, आलू फ्राई हो जाएगा, आलू पे नमक गिरेगा, वो अनियन अमेरिकन बनना है, पुदीना वाला बनना है, चंकी चाट बनना है, क्या बनना है, सब कुछ तो है। उसका एक पैकेट में जाएगा, पैकेट में भर से हवा और चिप्स दोनों भरे जाएंगे, खट से बंद हो जाएगा, जाके कार्टन में गिरेगा, पैक हो जाएगा, ट्रक में लग जाएगा। आपने कहा हमने आलू, हमारे 2 बहुत प्यारे प्यारे आलू हैं। अरे बने साले आके लेस के पैकेट में बिक गए। जिंदगी उनकी, जो लौंडे आप तैयार कर रहे हो, बच्चे बच्चियां आपके घर में हैं, ये लेस के चिप्स की मौत मारे जाएंगे। इनमें हवा भरी हुई है और मसाला पड़ा हुआ है, प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ है। बच्चे को बचा के रखिए, LIC पॉलिसी ले लीजिए, SIP करा दीजिए, 4 इंश्योरेंस करा दीजिए। बच्चे को कुछ होगा तो हमारा रिटर्न फाइल हो जाएगा। हर एक चीज इतनी कैलकुलेटेड है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिनका ये है कि नहीं साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी आके कोई दूसरी धरती बना देगी, और दूसरी धरती आप बना भी देंगे तो आप कितने लोगों को ले जाने वाले हैं? किन लोगों को ले जाने वाले हैं? आप साला आज तक पानी नहीं पहुंचा पाए लोगों के घर में पीने वाला, और आप कह रहे हो कि हम लोगों की जनसंख्या को संभाल लेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी से। किसको मूर्ख बना रहे हो भाई? अरे बाबा, ये एलन मस्क टाइप के लोगों ने ना लोगों दुनिया में एक शगुफा छोड़ दिया, मार्स पे जा रहे हैं। लिख के ले लो, अपन तो नहीं रहेंगे, ठीक है? अब मार्स पे जाएंगे, सांस कैसे लेंगे भाई? ह्यूमन बींग्स बने ही नहीं ऐसे। अगर बन पाते तो मार्स पे होते। हम भी गंगा में गोता लगाते हैं, बाहर आना पड़ता है ना सांस लेने के लिए। ये सब तरीके जो है ना कि स्पेस में, अभी स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हो आप, आपने देखा नहीं है। आप कब जाएगा आदमी मार्स पे? वहां पे जाके कॉलोनी बनाएंगे, क्या सब बकवास चल रहा है उसमें। लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, और सचमुच का बहुत सारे लोग सीरियसली लेते हैं इसको कि मार्स पे कॉलोनी बनेगी ह्यूमंस की। ऐसा नहीं होने वाला। ये बॉडी जो है मार्स पर नहीं चलेगी यार। ये बॉडी सहारा डेजर्ट में नहीं चलती, बहुत कठिन होता है जीवन। आप सोच रहे हो मार्स पे चलेगी? हम आगे देख लेंगे, इसलिए बच्चे जो हैं वो प्रजनन दर ठीक ठाक रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी संभाल लेगी। टेक्नोलॉजी कुछ नहीं संभालेगी। बाबा ने बोला ना कि पानी नहीं पहुंचा है, अरे जब तक घर घर नल पहुंचेगा ना, पानी खत्म हो जाएगा, तब तक घर घर चल हो जाएगा। टेंशन इसका है। और अभी अफ्रीका बचा हुआ है। जब मैं था तब दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो बहुत पीछे हैं। अपन इतने पीछे हैं, हमसे भी कुछ लोग पीछे हैं। वो बोलते हैं ना लॉ ऑफ एवरेजेस, कि आप एवरेज कंट्री देख लो और उसके बाकी ये जानो कि आधी दुनिया उसके नीचे है। वही हालत है। तो अभी हम कहीं नहीं है बॉस। इस भीड़ में सबसे पीछे हम खड़े। एक बात मुझे आखिर में बस कहना है, एक इशारा ताऊ ने किया था और वही सबसे नेचुरल एडेप्शन है। इंसान अपने दिमाग से जो सोचने की सुविधा है सोचिए, सोचने के पैसे नहीं है। और अगर आपके साथ में कोई इकोनॉमिस्ट, कोई कैपिटलिस्ट बैठा है तो आप और उसको से सोच सकते हैं। लेकिन एक्चुअल एस्पेक्ट यही है कि ये जीन की बीमारी है। जीन का एक ही प्रोग्रामिंग है, डुप्लीकेशन, रिक्रिएशन। तो हर व्यक्ति प्रजनन के गुण के साथ धरती पे आता है और लगभग सभी व्यक्ति प्रजनन के
अनुकूल होते हैं और प्रजनन करते हैं, उसमें से संतान उत्पन्न होती है। आप ये मान सकते हैं कि आप शिक्षा, विज्ञान, संसाधन और विचारधारा, जिस विचार से आप समाज को चला रहे हैं, जैसे कैपिटलिस्ट रियलिटी में दुनिया है, तो उसके तहत आप इसको कैलकुलेट करके प्रबंधित करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि प्रजनन कैसे होगा। लेकिन प्रजनन फिर भी हो रहा है, और प्रजनन एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए हो रहा है। वो चेंज होने वाला नहीं है, वो यथावत ही रहने वाला है। जनसंख्या बढ़नी ही है, वो कम नहीं होनी है। कुछ लोग उसमें से बाहर होते रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उसको करते रहेंगे। शहरों में प्रजनन की दर और शहरों में बच्चों का औसत, शहरों में बच्चे पैदा कर पाने की क्षमता, ये सारी चीजें प्रभावित हो रही है। लेकिन गांवों में उसका उतना प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा। गांवों की कहानी अलग है, गांवों में बच्चों की संख्या भी अलग है, बिल्कुल अलग किस्म की तस्वीर है। इस पूरी रियलिटी में अंततः प्रिवेल वही करेगा कि किसी दिन किसी चट्टान से, दीवार से, खूंटे से, बल्ली से गाय जाके अपनी पीठ रगड़ेगी और वहीं से बैलेंस आएगा। नेचर ने हमेशा खुद को ऐसे ही बैलेंस किया है और यही बैलेंस का फार्मूला आएगा। वो कहीं जाना नहीं है, वो एस्केपेबल नहीं है। आप अपनी अपनी सुविधाओं के लिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और रेशियल सुविधाओं के लिए आप ये कह सकते हैं या प्रोपेगेट कर सकते हैं कि ये वाला मॉडल उठा लीजिए तो अच्छा रहेगा, ये वाला मॉडल उठा लीजिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो दरअसल कहीं पहुंचाने वाला नहीं है। पहुंचने वाला केवल एक ही चीज है, जिन्हें जल्दी थी वो पहुंच चुके हैं, कि जो जल्दी में वो पहुंचेंगे नहीं। हाँ, और एक आखिरी बात मैं भी कहना चाहूंगा बाबा, आप बोल लीजिए। हाँ, नहीं, आप बताइए। मैं ये कि हम लोग जैसी चर्चा की उससे ये आभास न जाए कि बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट मैं इनके बिल्कुल अपोजिट हूं कि बच्चे खूब पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, 10 बार, क्योंकि मुझे क्वालिटी के लोग चाहिए और मैं आपके परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड नहीं हूं। 10-12 करोगे तो 1-2 पीस ठीक निकल आएंगे तो हमारे काम के होंगे। ये जिस क्वालिटी का प्रोडक्शन है, अभी नंबर में बात नहीं कर रहा हूं, वो बहुत ही घटिया है। तो कृपया आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि जहां भी जाए इस बात को फैलाएं कि हमें ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को पैदा करने की जरूरत है। एक तो कुछ सेना में जाएंगे, अग्निवीर में, देश की रक्षा भी करेंगे, पर मुझे जिस तरह के बच्चे बातचीत करने के लिए भी चाहिए ना, उससे मैं इंप्रेस नहीं हूं बहुत ज्यादा। तो मतलब करिए, देश बहुत बड़ा है और ऐसे भी भगवान की कृपा से होगा तो भगवान कुछ ना कुछ कर ही देंगे उनका। तो बेटे बेटी जो भी होते हैं, कोई भेदभाव किए बिना बहुत सारे बच्चे पैदा करें और साबित करते रहें कि वो कहते हैं ना कि आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो वैसे ही रुकना नहीं है। ये सरकार की नीतियों पे मत जाएंगे 1 अच्छे 2 अच्छे, वैसे नहीं, क्योंकि 2 ही अच्छे निकलेंगे 12-15 में। हाँ, तो अल्टीमेटली तो बच्चे 2 ही अच्छे। तो इसमें मत जाएं, जितने हो सके करें और खुल के करें, है ना। अपना संपत्ति जो है छोड़िए, आप बर्बाद हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि घर में औकात से 8 बाहर थरिया, जाके करें, कि घर में 8 थरिया हाँ। और 2 पायखाना जरूरी है। अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। औकात से बाहर जाके करें, बस इतना ध्यान रखें कि अगर क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो जाती है भाई साहब तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन ताऊ ये तो ईश्वर की देन इसमें है ना, तो ये देखना पड़ेगा, हो सकता है कि नवा जो हो वो सही हो। यह कृष्ण भी 7 के बाद एक जेन्युइन पैदा हुआ, 7 ही मारे गए। ट्रायल एंड एरर है उसमें, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ट्राई तो करना पड़ेगा भाई 8वां। और आप देखिए कि आकाशवाणी करने वाले को भी ये पता था, भविष्यवाणी जो हुई, कंस को उसने बताया कि 8वां जो है ना वो मारेगा तुमको। अब जो 2 करके रुक जा रहे हैं, सोचिए कृपा अटकी हुई है उनकी। कृष्ण तो पैदा नहीं हो पा रहे। क्या होता है, बहुत सारे ना पैकिंग में अच्छे आते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपोज हो जाते हैं थोड़ी देर में। खोल दो ना तो फिर लगता है कि यार ये क्या है, बवासीर आ गया है। तो कृपया करके जो है देश में बच्चे अच्छे होने चाहिए, और थोड़ा क्वालिटी से करिए तो अच्छा रहेगा।
प्रोड्यूस करिए, इसमें कोई, आपके बच्चे हैं यार, अच्छे ही होंगे, पर औरों को भी अच्छे लगे। वो आपको पता है सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती जनसंख्या कहाँ की है, किस देश की है? आयरलैंड की। इट्स डबलिन एवरी ईयर। अच्छा, ये जो है ना, एक एक जोक भी था कि कोई किसी ने बोला कि आपके फिर से होने वाला है, उसने कहा हाँ हाँ हाँ, मेरे 2 ही बच्चे थे, तीसरा आने वाला है, क्योंकि वो दोनों पता नहीं कहाँ के हैं, एक इंडियन तो पैदा कर लो। क्योंकि मैंने पढ़ा है कहीं पे कि दुनिया में जन्म लेने वाला हर तीसरा बच्चा भारतीय है। वो ये भी एक बार पुतिन के सपने में ना स्टालिन आए, तो पुतिन ने सपने में बोला स्टालिन से कि मैं क्या करूं कि रशिया को पुरानी यूएसएसआर वाली ग्लोरी जो है उसकी लौटा सकूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आधी रशियन पॉपुलेशन को ख़त्म कर दो और क्रेमलिन की जो इमारत है उसको तुम ब्लू पेंट में करवा दो। तो पुतिन ने पूछा ब्लू पेंट में क्यों करवाऊं? तो बोले अच्छा, पहले वाले पे तुझे कोई आपत्ति नहीं है? अरे मेरी तौबा। एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर बिजार खबर।